हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 13 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो पहले दिन का जो करंट अफेयर हुआ था वो सभी का टोटल 20 क्वेश्चन का हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ताकि इससे पता चलेगा कि आखिर आपको कितना क्वेश्चन याद रहता है थ्योरी से। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या कि महाराष्ट्र ने विशेष शिक्षा के लिए दिशा अभियान, ठीक है, क्या लागू किया है? दिशा अभियान लागू किया है। कौन सा राज्य ने? तो महाराष्ट्र राज्य ने। देखिए, दिशा अभियान जो है ना वो बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पहल है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि यह जो है महाराष्ट्र भर के 453 विशेष विद्यालयों में क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, कितना? तो 453। उसके देखिए जय वकील फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा ही अनुमोदित किया गया है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि महाराष्ट्र जो है इस स्तर पर दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस टूल गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो देखिए इसका उद्देश्य क्या कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक घृणा, अभद्र भाषा, फर्जी खबरें, धमकियां, मादक पदार्थों की तस्करी और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना, ये सब हो जाएगा। गरुड़ दृष्टि जो है ना वो सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम बनाती है। इसका भावी योजनाएं क्या है? तो देखिए इस प्रणाली के दायरे और क्षमता का विकास करना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि महाराष्ट्र में 5 लाख गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना किया गया है। ठीक है, तो देखिए आज का करंट अफेयर सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य से। ठीक है, काफी सारा कुछ हुआ है वहाँ पे। तो देखिए क्या बोला गया कि महाराष्ट्र सरकार जो है 5 लाख से अधिक गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संरचना शुरू करेगी। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें 320 से अधिक ई-कॉमर्स एग्रीगेटर और सेवा प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। मसौदा विधेयक जान लीजिए कल्याण कोष बनाने के लिए कर और जीएसटी से संबंधित कंपनियों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका लाभ क्या है? तो देखिए स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, निश्चित आय, श्रमिकों और परिवारों के लिए शैक्षिक सहायता, ये सब हो जाएगा। यह जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि लोकसभा ने खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक जो है वो 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करने हेतु लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। यह जो है निम्न की स्थापना करता है, किसका किसका? तो देखिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ का। ठीक है, ये सभी का क्या करते हैं लोग? यह स्थापना करते हैं। उसके देखिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 जो है वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 जो कि यूनेस्को सम्मेलन के अनुरूप में संशोधन करता है। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 10 समुदाय नेतृत्व प्रकृति समाधानों को इक्वेटर पुरस्कार 2025 दिया। देखिए UNDP ने इक्वेटर इनिशिएटिव के माध्यम से इक्वेटर पुरस्कार 2025 के 10 विजेताओं की घोषणा किया है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि यह जो पुरस्कार है वो स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय के द्वारा प्रकृति आधारित समाधानों को सम्मानित करता है। 2025 का विषय क्या रखा गया है? तो देखिए नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन रखा गया है। उसके बाद जान लीजिए कि विजेता जो है वो कौन कौन सा रहा है? तो देखिए अर्जेंटीना रहा, ब्राजील, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, तंजानिया, ये सब हो जाएगा। प्रत्येक विजेता को क्या मिलेगा? तो देखिए $10,000 अमेरिकी और संयुक्त राज्य महासभा को COP यानी कि COP30 जिसमें देखिए बेलम ब्राजील में मान्यता मिलेगी सबको। उसके बाद अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, जो कि 9 अगस्त को मनाया गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्व के आदिवासी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना वो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये देखिए शुरुआत कब हुआ था? तो दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित हुआ था। यह जो तिथि है 1982 में जिनेवा में आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का प्रतीक माना जाता है इसको। इसका विषय क्या रखा गया है इस बात को देखिए, इंडिजिनस पीपल्स एंड AI डिफेंडिंग राइट्स सेटिंग फ्यूचर्स।
ठीक है, ये रखा गया है। आदिवासी भाषाओं का जो दशक है वो कौन सा रखा गया है, 2022 से 2032 तक रखा गया है। चलिए उसके बाद अगला जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि बायोफ्यूल डे, ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस जो कि 10 अगस्त को मनाया गया। देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह जो दिवस है वो डीजल इंजन के आविष्कार सर रुडोल्फ डीजल की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, सर रुडोल्फ डीजल कौन थे, तो डीजल के आविष्कारक थे। यह जो है ना डीजल इंजन का आविष्कारक थे। ठीक है, यह 10 अगस्त 1893 को डीजल ने मूंगफली के तेल से अपना इंजन चलाया था और उन्होंने दिखाया कि वनस्पति तेल से इंजन को शक्ति मिल सकती है। जैव ईंधन पौधों, फसल, अवशेषों, पशु अपशिष्ट जैसे जैव ईंधन से बनाई जाती हैं। और मुख्य प्रकार जान लीजिए कि बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, ये सब हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि इंडिया एआई और एनसीजी ने कैंसर देखभाल में एआई के लिए कैच अनुदान शुरू किया है। देखिए इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड ने कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। यह जो कार्यक्रम है वो कैंसर की जांच, निदान, उपचार और स्वास्थ्य सेवा संचालन के लिए एआई समाधानों का समर्थन करता है। प्रति परियोजना जो 50 लाख तक का अनुदान किया गया है और इंडिया एआई और एनसीजी के द्वारा सब वित्त पोषित किया गया है। एनसीजी जो अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए 10 प्रस्तावों को चयन किया जाएगा इसमें। अरे बहन जान लीजिए कि यह 1 करोड़ तक के स्केल अप अनुदान के लिए पात्र है इसमें। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1999 में की गई थी। इसे पहली बार जो वर्ष 2000 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक मुद्दों पर युवाओं की आवाज़ को पहचानना और उन्हें सशक्त बनाना। 2025 का विषय क्या रखा गया है, तो देखिए सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। उसके बाद अगला क्या है कि भारत में भूजल प्रदूषण। देखिए भारत जो है पीने और सिंचाई के लिए भूजल पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन तीव्र और अनियमित दोहन के कारण व्यापक प्रदूषण फैल गया है। भारत के कई हिस्सों में भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। उत्तर पश्चिमी राज्यों जिसमें देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर जो 40 मीटर से भी अधिक नीचे गिर गया है, जिससे दोहन महंगा और असहनीय हो गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर प्राधिकरण को सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दे दिया है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दे दिया है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आएंगे। आवारा कुत्ते के काटने की घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए और चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं क्या है कि भारत की अंडर-20 महिला टीम ने 20 वर्ष बाद AFC एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। देखिए स्पर्धा जो है वो AFC अंडर-20 महिला एशिया कप 2026 क्वालिफायर बना। भारत ने यांगून में म्यांमार को 1-0 से हराकर क्वालिफाई कर लिया है। निर्णायक गोल जब पूजा का पहले हाफ में हेडर था। क्वालिफिकेशन के लिए देखिए 20 वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हो गया और मेजबान देश जो है थाईलैंड जो कि स्वतः क्वालिफिकेशन हुआ। टूर्नामेंट जो कि 12 टीमें इसमें भाग लिया, जिसमें से एक मेजबान प्लस 11 क्वालिफायर बना। क्या कि जुलाई में MF इक्विटी प्रवाह रिकॉर्ड 42,702 करोड़ पर AUM 75.35 लाख करोड़ पर हो गया। देखिए स्रोत जो है वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़े के अनुसार किया गया है। इक्विटी प्रवाह जो कि जुलाई 2025 में 42,702 करोड़ अब तक का उच्चतम और जून में 23,587 करोड़ से ऊपर है। मुख्य चालक यहाँ पे कौन है कि नए फंड ऑफरिंग, ठीक है, जिसमें से 30,416 करोड़ जुटाई गई। और यहाँ पे AUM जुलाई सर्वकालिक उच्चतम 75.35 लाख करोड़ जो कि जून में 74.41 लाख करोड़ की तुलना में है। और SIP योगदान जो है रिकॉर्ड 28,464 करोड़ है जो कि जून में 27,000 करोड़ था। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि दिल्ली उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश नियुक्त हुए और कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना हो गया, 44 हो गया।
देखिए न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव के शपथ ग्रहण के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय को एक नए न्यायाधीश नियुक्त हुए और मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यादव को पद की शपथ दिलाई, जिससे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 44 हो गई है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए पहला कदम निदान को सुलभ और सस्ता बनाना। देखिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा एक आदर्श प्रणाली जहां प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी आय कुछ भी हो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्राप्त करे की शुरुआत निदान सेवाओं को सुलभ, किफायती और सर्वव्यापी बनाकर की जानी चाहिए। इसका जो अर्थ है कि सभी लोगों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त हो। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए DARPG द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। देखिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो 2026 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जो पुरस्कार है ना वो प्रति वर्ष ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता के लिए दी जाती है। पुरस्कार देखिए ट्रॉफी प्लस प्रमाण पत्र प्लस एक नगद प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार जो देखिए स्वर्ण पदक के लिए 10 लाख और रजत पदक के लिए 5 लाख रुपए दिया जाता है। कुल पुरस्कार देखिए इसमें 16 है, जिसमें से 10 स्वर्ण और 6 रजत पदक है। प्रोत्साहन देखिए परियोजना क्रियान्वयन या फिर जन कल्याण के लिए उपयोग किए जाएंगे। नामांकन के लिए देखिए 7 श्रेणियां इसमें होगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि भारत ने NIAB हैदराबाद में पहला पशु स्टेम सेल बायोटेक खोला। देखिए भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला NIAB हैदराबाद में 1.85 करोड़ की लागत से खोला गया। मुख्य विषय क्या रखा गया तो पशुधन के लिए पुनर्योजित चिकित्सा और कोशिकीय उपचार। सुसज्जित देखिए यहाँ पे स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, उसके बाद क्राई स्टोरेज, ऑक्टोक्लेव रूम, उन्नत एयर हैंडलिंग, पावर बैकअप, ये सब हो जाएगा। और DBT BIRAC के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के द्वारा समर्थित है। उसके बाद अगला क्या है कि हांगकांग चीन ने बिहार में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस खिताब जीता। देखिए आयोजन जो है एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप फाइनल जीता। स्थान कहाँ पर तो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर जो कि बिहार में है। और पुरुष फाइनल में देखिए यहाँ पे हांगकांग ने आक्रामक खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 33-0 से हराया। और महिला फाइनल में देखिए चीन ने हांगकांग को 31-14 से हराया है। ठीक है, महिला वर्ग में जो तीसरा स्थान रहा है। और भारत ने उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराया और कप्तान जो भूमिका शुक्ला रहा। पुरुष वर्ग में तीसरा स्थान जो है मलेशिया ने चीन को हराया है। और पुरुष वर्ग में 5वां स्थान कौन है, भारत ने कजाकिस्तान को हराया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि भारत ने कलिंगा स्टेडियम में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर की मेजबानी किया। देखिए आयोजन विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीप दौरा 2025। स्थान देखिए कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में है। भारत पहली बार इस वैश्विक एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कर रहा है। प्रतिभागी देखिए 17 देशों के 160 एथलीट और भारतीय एथलीट जो 93 प्रतिभागी इसमें है। इसका उद्देश्य क्या तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी टोक्यो में 2025 में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि अनु रानी श्रीशंकर भुवनेश्वर में इंडियन ओपन 2025 में चमकी। देखिए स्पर्धा इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर। स्थान कहाँ पर तो कलिंगा स्टेडियम, ठीक है, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। भारत देखिए महिला भाला फेंक अनु रानी जो कि स्वर्ण में 62.01 मीटर श्रीलंका की NDL हटराबाग लेका जो कि 56.27 मीटर और भारत की दीपिका जो कि 54.201 मीटर को हराया। और पुरुष लंबी कूद में देखिए स्वर्ण पर जो है वो मुरली श्रीशंकर जो कि 8.13 मीटर सीजन का सर्वश्रेष्ठ अंतिम प्रयास रहा। उसके बाद क्या है कि भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 27 पदक जीते। आयोजन देखिए एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025। स्थान कहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड में। अवधि कितना तो 10 दिन का। भारत के कुल पदक देखिए 27 जो कि अंडर-19 में 14 और अंडर-22 में 13 हुए हैं। भारत की जो अंडर-19 कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर है, जिसमें से 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक रहा। स्वर्ण देखिए यहाँ पे निशा जो कि 54 kg में जीती, मुस्कान ने 57 kg में और राहुल ने 75 kg में जीती। उसके जान लीजिए कि भारत की जो अंडर-22 मिलाकर चौथे स्थान पर रही और 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ। स्वर्ण देखिए रितिका जो कि 80+ kg कजाकिस्तान के एसेल टोसिन को हराया इसमें। उसके बाद क्या कि उद्घाटन एशिया प्रशांत मिड एम्योचर गोल्फ चैंपियनशिप।
देखिए भारतीय गोल्फ संघ ने इंडोनेशिया गोल्फ एसोसिएशन के सहयोग से एशिया प्रशांत गोल्फ परिसंघ के द्वारा आयोजित पहली मिड एमेच्योर चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 4 सदस्य टीम इंडोनेशिया भेजी गई। वर्तमान के IGU अखिल भारतीय मिड एमेच्योर चैंपियन रंजीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम में अर्जुन सिंह, सिमरजीत सिंह और कर्नल वरुण परमार शामिल हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि श्रीलंका विश्वविद्यालय में वास्तुशास्त्र पर पहली प्रदर्शनी आयोजित की। देखिए आयोजन केलानिया विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार वास्तुशास्त्र प्रदर्शनी हुआ। आयोजक देखिए संस्कृति एवं प्राच्य अध्ययन विभाग केलानिया विश्वविद्यालय पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारत उच्चायोग के द्वारा जो कि कोलंबो में है। केंद्र बिंदु क्या रखा गया तो प्राचीन भारतीय वास्तुकला विज्ञान और अनुसंधान एवं रचनात्मक परियोजनाएं। इसका देखिए प्रदर्शनी तो डिजाइन शोध परियोजनाएं ये सब हो जाएगा। उसके वजह पे क्या लोकसभा ने कराधान एवं आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पारित किया। पारित विधेयक देखिए यहाँ पे क्या कि कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 जो कि आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन करता है और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 आयकर कानून को समेकित और संशोधित करता है। इसे लोकसभा के द्वारा ध्वनिमत में माध्यम से पारित किया गया और इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुख्य विशेषता क्या है तो नई व्यवस्था में कंपनियों के लिए आयकर अधिनियम 1961 जो कि धारा 148 के तहत आयकर विधेयक 2025 की धारा 80M के तहत कटौती भी उपलब्ध है इसमें। अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। तो कौन सा लॉन्च किया है तो देखिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा उत्पादन का आंकड़ा क्या था तो क्या था तो देखिए 1,50,590 करोड़ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी रुद्रास्त्र का परीक्षण किया है। रुद्रास्त्र का परीक्षण कहाँ के बीच चलाया गया था तो देखिए गंज ख्वाजा और गरवा के बीच चलाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी ई मार्केट प्लेस का GMV क्या था तो क्या था देखिए 5.4 लाख करोड़ ये था। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने उज्ज्वला सब्सिडी बढ़ाई, कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2025-26 के लिए PM उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी कितना है तो 300 रुपये प्रति सिलेंडर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ICMR ने छात्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रेरित करने के लिए साइन कार्यक्रम शुरू किया है। साइन का क्या अर्थ है तो देखिए अगली पीढ़ी के अन्वेषकों के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नारली पूर्णिमा मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा मनाई जाती है तो कोली समुदाय के द्वारा मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय ने नई छोटा भीम कॉमिक लॉन्च किया है तो देखिए क्या किसने तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा करा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली स्कूल शुल्क विनिमयन विधेयक 2025 माता पिता को क्या देता है तो क्या देता है तो पाठ्यक्रम बदलने की शक्ति ये देता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। तमिलनाडु की शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया है तो देखिए किसने किया है तो न्यायमूर्ति मुरुगेसन ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिम लोवेल अपोलो 13 के कमांडर जिन्होंने सुरक्षित वापसी का मार्गदर्शन किया 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपोलो 13 में ऑन बोर्ड विस्फोट किस वर्ष हुई थी तो ये 1970 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर किसने कराए थे तो डोनाल्ड ट्रम्प ने करवाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता तो किसने जीता है तो रमेश बुडिहाल ने जीता है। ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता। ऋषभ यादव ने किस खेल में अपना पदक जीता है तो तीरंदाजी में जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे रूट वाले वंदे भारत का उद्घाटन किया है तो कहाँ से कहाँ तक चलने वाला था तो देखिए नागपुर पुणे के भी चलने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 143 वर्षों के बाद गुजरात का कौन सा क्षेत्र दूसरा शेर अभयारण्य बन गया है तो देखिए कौन सा हो जाएगा तो जो बरडा क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ के BEML रेल हब की आधारशिला रखी। इस सुविधा का क्या नाम है तो इसका देखिए नाम है ब्रह्मा।
उसके बाद अगला क्या है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व वाले न्याय के लिए नारी अदालत शुरू की है। सिक्किम में पहली नारी अदालत कहाँ शुरू की गई थी? देखिए रोंगपो में शुरू की गई थी। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।